नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज का हमारा सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग। टॉपिक रहेगा हमारा साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम साइट विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसका परिचय देता हूँ कि यह वो अप्रोच है या फिर जिसको बोल सकते हैं वह दृष्टिकोण है कि जिससे हम न्यूट्रिएंट किस समय पे मृदा को न्यूट्रिएंट दें और क्रॉप जो हम उगाते हैं, जो हम फसल लेते हैं, उस फसल को मैक्सिमम यील्ड ले सकें। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हम उससे क्या कर सकें, उपज ले सकें और उसको टाइम टू टाइम उतना न्यूट्रिएंट दें जितना उसको रिक्वायर्ड है, बिना मृदा को हर्ट किए। ठीक है। और ये इसके स्पेशली दो बेसिस पे होता है कि जैसे हम जो SSNM रिकमेंड करेंगे वो किस पे रिकमेंड करेंगे, या तो स्लोली प्लांट एनालिसिस पे या फिर सॉइल कम प्लांट एनालिसिस पे। मतलब इसको मैं आगे थोड़ा सा समझाऊंगा। और उसके अलावा जो है कि आपका इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ SSNM मतलब साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का महत्व क्या है। तो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिजिनियस न्यूट्रिएंट सोर्स सच एज क्रॉप रेजिड्यू एंड मैन्यूर्स। मतलब इस इकट्ठा मैं आपको बताऊं कि जो आपके मृदा में जो पोषक तत्व पहले से मौजूद हैं या फिर आप जो क्रॉप रेजिड्यू होता है आपका, वो कितना आपने उसको खेत में ही डाल के वापस दबा दिया है और उसमें पानी भर दिया ताकि वो सड़ गल गया हो और न्यूट्रिएंट जो आपके पौधे के अंदर थे वो वापस से मिट्टी में मिल गए हों, है ना। दूसरा आपका हो जाता है कि जो रिकमेंडेशन हम करते हैं या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम हम जो डालते हैं वो कैसी होनी चाहिए, लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए और जो एक सीज़न की स्पेसिफिक एक सीज़न की क्रॉप के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक। जैसे कि मतलब मैं आपको बताऊं कि आपने एक क्रॉप बोई है एक साल में, तो वो उस क्रॉप को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। और वहाँ जिस एरिया में आपने बोई है उस एरिया में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ये उससे हमको पता चल जाएगा कि हम कितना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। देन आपका इसी में आ जाएगा कि अगर जैसे आपको पता करना है कि हम कितना न्यूट्रिएंट दें, है ना, तो हमें पोषक तत्व देना है तो कितना पोषक तत्व दें। जैसे नाइट्रोजन के लिए बात कर लेते हैं तो आपका होता है कलर चार्ट। तो कलर चार्ट क्या होता है कि पत्तियां जो होती हैं आप उस स्पैड एक मशीन भी आने लगी है, वो क्लोरोफिल की मदद से चेक करके बता देती है, या फिर आप जो पुरानी मेथड है उसमें आप पत्तियों का कलर उस चार्ट से हम मिला के देखें कि किस कलर का हो रखा है, उस कलर के बेसिस पे हम उतना न्यूट्रिएंट उस क्रॉप को दे दें। या फिर आपका आ जाएगा यूज़ ऑफ नाइट्रोजन ओमिशन है, एक्चुअली इमिशन नहीं होगा, यूज़ ऑफ नाइट्रोजन ओमिशन प्लॉट टू डिटरमाइन द फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड टू मीट अप द क्रॉप नीड्स। दिस इंश्योर दैट द फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर अप्लाइड इन द रेशियो रिक्वायर्ड बाय द राइस क्रॉप। हम अगर बात करते हैं राइस क्रॉप की, तो जो मान लीजिए एक आपका नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन प्रॉपर में मात्रा में दे रहे हैं तो उसी के बेसिस पे हम जो फास्फोरस और पोटेशियम, इनका आपस में सभी का एक रेशियो होता है, तो हम उसी रेशियो में और स्पेसिफिक जो क्रॉप है उसके बेसिस पे दें। देखिए अलग अलग, जैसे राइस है, वीट है, मेज़ है, आपके गेहूँ, चावल, मक्का, ये सभी के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होती है अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए। पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, इनका रेशियो होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर क्रॉप अलग है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी, उनकी जो ज़रूरत होगी वो भी अलग अलग होगी। और क्या करना है कि हमें उस एरिया को भी देखना है कि जहाँ पे हम
दे रहे हैं, जो लोकेशन क्या है वहाँ की, है ना। और जैसे जिंक है, सल्फ़र है या फिर अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी क्या करते हैं, इनको फॉलो करते हैं कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितना दिया है, तो एक क्रॉप को एवरेज कितना चाहिए रहता है, उसके अलावा आपकी मिट्टी में वो कितना है, तो उसके बेसिस पे हम ये देंगे। देन और फिर क्या करें कि हम वो फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, ये पर्पस क्या है, क्यों हम इसको करते हैं। इसका पर्पस सीधा सा ये है कि हम अपना पैसा बचा सकें, है ना। जो हम लगाते हैं खेती में वो पैसा बचे हमारा। दूसरा, इन्वायरमेंट जो आपका है वो फेमिलियर रहे, इन्वायरमेंट आपका अच्छा बना रहे, है ना। मतलब मृदा हेल्थ, सीधी सी बात करेंगे हम सॉइल हेल्थ के बारे में कि सॉइल हेल्थ अच्छी बनी रहे, है ना। इम्बैलेंस ना हो न्यूट्रिएंट्स का, जो पोषक तत्वों का इम्बैलेंस हो जाता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई, फास्फोरस ज़्यादा हो गई या फिर आपका जिंक ज़्यादा हो गया, तो वो ज़्यादा ना हो, बैलेंस बना रहे और आपका खर्चा भी ज़्यादा ना आए, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। ये हमारी क्या रहता है, अप्रोच रहती है इसमें। देन आ जाता है कि आपका इंटीग्रेशन विथ अदर इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट practices such as the use of quality seed, optimum plant density, integrated pest management and good water management। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसकी कि देखिए, खाली SSNM हम कर रहे हैं तो खाली हम न्यूट्रिएंट को ही नहीं देखेंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके साथ में इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट क्या है, कि हम जो क्रॉप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कि हम कितनी, मान लीजिए जो रिकमेंडेशन होता है वीट का है, अब वीट का हमको डालना कितना है, 30 kg डाल रहे हैं, जहाँ हमें 10 kg चाहिए वहाँ 15 kg डाल रहे हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है कि डेंसिटी बढ़ जाती है, तो डेंसिटी कम रहे, मतलब प्रॉपर डेंसिटी रहे, और पौधे से पौधे की दूरी, है ना, वो आपकी लैंड बराबर रहे, आपकी रोड टू रोड जो होती है दूरी वो बराबर रहे, और वहाँ पे पानी कितना कैसा है, मतलब इरिगेशन के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं, किन सोर्सेस पे ये होता है। तो ये इन सारी चीज़ों का भी साथ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपका सीड है वो कैसा है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, मतलब जर्मिनेट वाइबिलिटी कितनी है उसकी। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, कोऑपरेट करती हैं हमें, ठीक है। तो इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देन इसके अप्रोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है भाई साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। तो साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सीधा सा अप्रोच यही है कि हम जो भी न्यूट्रिएंट देंगे वो किसके बेसिस पे देंगे, कि वहाँ पर जो पहले से स्वदेशी पोषक तत्व या फिर इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट जिनको बोला जाता है, वो सॉइल में, मृदा में कितने हैं, है ना। और हमको जो यील्ड कितनी चाहिए, मतलब 70 से 80% हम टारगेटेड यील्ड लेंगे कि हमें यहाँ पे 70 से 80% हमारी यील्ड हो, ठीक। 80 या 80 से ऊपर ही हम हमेशा रखते हैं। तो वो टारगेटेड यील्ड को देखा जाएगा, फिर आपने कौन सी क्रॉप ली है उसको देखा जाएगा, और उसकी वैरायटी कौन सी है, क्रॉप में जो हम क्रॉप जो भी ग्रो कर रहे हैं उसकी वैरायटी कौन सी है। तो ये हम उसके बेसिस पे अपने न्यूट्रिएंट को रिकमेंड करेंगे, ठीक। अब फिर और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि हम किस बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्लोली प्लांट एनालिसिस और सॉइल कम प्लांट एनालिसिस पे। मतलब क्या है कि अगर हम जो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट या साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम करेंगे तो वो किस पे करेंगे, और उसका आधार होगा हमारा, या तो हम मृदा की जांच कर लें, या फिर एक क्रॉप की, पूरा क्रॉप है जैसे एक सीज़न में कोई क्रॉप लगाई गई तो उसका टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहें। पहले अर्ली स्टेज पे करेंगे, फिर हम उसकी मिडिल स्टेज पे करेंगे, फिर लास्ट स्टेज पे करेंगे, ग्रेन रिमूव करने के बाद करेंगे कि कितना कितना न्यूट्रिएंट उस प्लांट में है ना। तो वो जान लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इतना इतना न्यूट्रिएंट है। फिर इसमें न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी कितनी है, कि हमने कितना न्यूट्रिएंट इसने पोषक जो हमने डाला था न्यूट्रिएंट उसका कितना इस्तेमाल हुआ है ना। तो इसके बेसिस पे हम रिकमेंड करते हैं। ये इसकी क्या रहती है, SSNM की अप्रोच रहती है, दृष्टिकोण रहता है। देन बात आएगी आपकी प्लांट एनालिसिस बेस्ड ऑन SSNM। मतलब क्या है कि हम जैसे ये जो दो आपके बताया गया, प्लांट एनालिसिस और सॉइल कम प्लांट एनालिसिस। तो जब हम प्लांट एनालिसिस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि क्रॉप है जो उसका स्टेटस क्या है ना।
उसका स्टेटस क्या है, और जो आप मतलब आपने जो न्यूट्रिएंट दिया था वो क्रॉप को कितना चाहिए, है ना। उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका कि वही मैंने जैसा बताया कि टाइम टू टाइम उसका हम जांच करेंगे। एक सीज़न में मान लीजिए हमने पेडी लगाई, तो जो पेडी का पूरा 2-3 महीने का जो भी समय है, उस समय में हम उसकी चेक करते रहेंगे कि कब कितना कितना न्यूट्रिएंट उसको ज़रूरत है और कितना कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। जब जितना अवेलेबल है उसका काम चल रहा है तो हम ना ऐड दें करें। अगर मान लीजिए नहीं काम चल रहा है, कमी है, तो उसके बेसिस पे हम उतना उसमें और न्यूट्रिएंट ऐड कर दें। अब फिर हमारे न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है, कि हम जो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, वो कितनी जल्दी अप्लाई होगा, इन सारी चीज़ों का भी इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाता है ना। और बताया जाता है कि जैसे जैसे ये जो आपका शुरुआत हुई थी एसएसएनएम की, वो राइस के लिए, राइस क्रॉप के लिए, लो लैंड राइस क्रॉप है उनके लिए की गई थी। उसके बाद देखते देखते जब इसका अच्छा इफेक्ट देखा गया तो ये अदर केसेस में भी यूज़ की जाने लगी, है ना। देन तो जब यही जो प्लांट एनालिसिस के बेसिस पे हम जब करते हैं तो इसमें 5 की स्टेप्स हैं, है ना, विशेष स्टेप्स हैं जो किसके लिए रिकमेंड की गई हैं, स्पेशली फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम क्या, ये हमारे प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, आप सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, हमें ज़्यादा मात्रा में देने पड़ते हैं पौधों को, और पौधे इसका उपयोग कर कर अपना ग्रोथ करते हैं, ईल्ड बढ़ाते हैं। तो उसके लिए पहली अप्रोच क्या हो जाएगी पहला की पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ ईल्ड गोल। तो पहला क्या होगा कि उपज लक्ष्य का चयन, मतलब जो ईल्ड गोल, हमें कितना ईल्ड चाहिए, ठीक। तो हमेशा वो 70 से 80% या 80 से अधिक चाहिए रहेगा, ठीक। उसका पोटेंशियल कैसा है, कितना है, 70 से 80% उसका पोटेंशियल है, और ईल्ड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो हम वो उस टाइप की वैरायटी चूज़ करें जो मैक्सिमम ईल्ड दे, ठीक। और जब मैक्सिमम ईल्ड वो कितनी दे सकती है, तो मान लीजिए एक एक वीट लगाया हमने, 1 हेक्टेयर में लगाया है, तो वो कितना मैक्सिमम ईल्ड दे सकती है, 8 कुंटल, 10 कुंटल, है ना। तो हम मैक्सिमम ईल्ड देख सकते हैं 70 से 80%, मान लीजिए कि उसकी उसकी एबिलिटी है कि वो देगा आपको 10 कुंटल, तो हम कम से कम 7 से 10 कुंटल के बीच में लेके चलेंगे, तो उसी के बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट भी उसको देंगे, ठीक। देन क्या हो जाएगा आपका कि जो यील्ड मैक्सिमम होती है वो क्या होती है कि मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेन यील्ड लिमिटेड ओनली बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अब वो हम कब मैक्सिमम ले सकते हैं, आपको मतलब जो यील्ड होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कब ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हम तब ले सकते हैं कि हम वहाँ पे देखें कि वहाँ का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो कैसा है, ठीक। न्यूट्रिएंट स्टेटस या कोई सा भी फैक्टर अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ कौन कर सकता है, क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम जितनी भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, हमारे कंट्रोल में है। तो हम उन सब का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी कमी ना आ पाए, कोई भी लिमिटिंग ना हो जाए, कि जो जो आपकी क्रॉप है, जो आपकी फसल है, वो प्रॉपर ग्रो कर पाए या नहीं कर पाएगी, वो किस पर वो प्रॉपर ग्रो कर पाए, ठीक है। देन बात आती है आपकी क्या हो जाएगा कि, और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा कि जो यील्ड गोल है आपका वो कितना है, 70 से 80% है। तो उसमें क्या होगा कि इंटरनल न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशियंसी क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाएगी एट वेरी हाई यील्ड लेवल नियर वाई मैक्सिमम। मतलब क्या होगा, जब हमें यील्ड मैक्सिमम चाहिए रहेगी तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे यील्ड मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे तो न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशियंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि क्रॉप की ग्रोथ होती जा रही है। जब क्रॉप की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, एक फाइनल स्टेज पे आएगा, तो सीधी सी बात है न्यूट्रिएंट का फिर रिक्वायरमेंट ना के बराबर या बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये जैसे जैसे न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशियंसी घटती जाती है, जैसे जैसे यील्ड लेवल के पास हम पहुंचते जाते हैं। तो क्रॉप ग्रोथ मॉडल्स भी आजकल यूज़ किए जाने लगे हैं। अब क्रॉप ग्रोथ मॉडल्स कौन से होते हैं, जैसे DSS 80 है आपका, है ना। तो डिसीजन इसका होता है डिसीजन सिस्टम सप्लाई, ठीक है।
तो ये क्या करता है इन एग्रो टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है कि आजकल बिना चेक किए भी हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ डाटा के बेसिस पे, कुछ फील्ड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंप्यूटरकृत जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे आप न्यूट्रेंट एक्सपर्ट, वो भी आगे टर्म आएगी। तो न्यूट्रेंट एक्सपर्ट क्या होते हैं कि एक तरीके से जो भी हम न्यूट्रेंट डालेंगे उसमें कुछ मार्कर लगा देंगे। वो मार्कर क्या हमें इंडिकेट करेंगे कि हमने जो न्यूट्रेंट डाला था वो कितना उपयोग हुआ है, और वही उसमें मदद कर देगा कि वहाँ की कंडीशंस को पहचान देगा, सराउंडिंग का डाटा आपको अवेलेबल करा देगा कि कितना हम रिक्वायर्ड है, कितना हमने डाला है, और कितना यूज़ हुआ, कितना यूज़ नहीं हुआ। आपका जो पोषक तत्व आपने जैसे यूरिया डाली, अब वो कितनी डाल दी, 100 kg डाल दी, जबकि ज़रूरत 10 kg की थी। तो आपको पता चल जाएगा प्लांट ने कितना एनालाइज कर, प्लांट ने कितना ले लिया। अब पौधे ने मान लीजिए उसमें से 8 kg लिया, तो आपका बाकी बचा हुआ तो ख़राब हुआ ना, तो हम उस पैसे को बचा सकते हैं। ठीक है, और उससे ईल्ड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम ईल्ड तभी आएगी जब उसको जितना रिक्वायर होगा उतनी मात्रा में अगर उसको मिलेगा, पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो सीधी सी बात है आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आपका उपज होगी वो हाईएस्ट होगी या ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सेकेंड आपका जो की पॉइंट है वो क्या है, असेसमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो जो फसल पोषक तत्वों की आवश्यकता का आकलन कर लें आप कि भाई साहब फसल को कितने पोषक तत्व की ज़रूरत है। ठीक, तो हम उसको असेसमेंट करेंगे। कैसे असेस करेंगे, तो वो हम असेस करेंगे कि आपकी ईल्ड गोल कितना है और ईल्ड मैक्सिमम कितनी आई है। ठीक, आपने कितना ईल्ड गोल रखा था, मान लीजिए 12 क्विंटल रखा था, ईल्ड मैक्सिमम कितना आया है, 10 क्विंटल आया है। 12 क्विंटल रखा था, 10 क्विंटल आया है। तो ये पहले तो ये पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि आपने जो क्वांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो हमने रखा है वो किससे एस्टिमेट किया जा सकता है कि क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल सॉइल्स मॉडल्स, QUEFTS जो ये मॉडल है, इसके द्वारा मतलब क्या, क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल सॉइल्स। जो आपकी सॉइल है उसमें कितने क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र, उसकी फर्टिलिटी कितनी है ना। अब उसकी फर्टिलिटी आपको पता चल जाए, उसके हिसाब से आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई यहाँ हमारे यहाँ पे इतना न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं और हमें इतने न्यूट्रिएंट रिकमेंड करने हैं, इतना न्यूट्रिएंट हमें या पोषक तत्व तो हमें प्रदान करना है। ठीक, फिर अगला पॉइंट आपका रहेगा कि आपको जो इतनी पर्टिकुलर कितना यील्ड गोल रखा है आपने, वो देन उस पर आप वैरायटी कौन सी क्रॉप की यूज़ कर रहे हैं, है ना। और फिर उसमें क्या हो जाएगा कि जो वैरायटी होगी वो बहुत डिपेंड करती है न्यूट्रिएंट के लिए, कि जो वैरायटी रख रहे हैं उसको कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, और ट्राई करें कि वो वाली वैरायटी हम उगाएं जिसको न्यूट्रिएंट कम रिक्वायर्ड हो। देन एस्टिमेशन ऑफ इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई, स्वदेशी पोषक तत्वों की आपूर्ति का अनुमान। अब हम स्वदेशी पोषक तत्वों का मतलब जो इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट होते हैं या पोषक तत्व होते हैं जो पहले से आपकी मृदा में हैं, वो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। या मतलब एक क्रॉप साइकिल के अंदर जो न्यूट्रिएंट मृदा के द्वारा दिया गया है उसको आप इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई कह देंगे या इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट बोल देंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा कि ये किससे आता है कि जितनी आपने मतलब जो पिछली क्रॉप लगाई थी उसको आपने क्या कर दिया है, मिट्टी के अंदर फिर से दबा दिया है और वो डिकम्पोज्ड हो चुकी है। पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाने के बाद उसके अंदर जो पोषक तत्व थे वो वापस से मृदा में मिल गए हैं। ठीक, और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी रही, कितने दिनों वो खेत पानी मतलब उस खेत में पानी कितना रहा, मॉइस्चर कितना रहा, वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कितनी रही, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन कर देता है, इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई। ये बता देता है कि मतलब आपकी जो पुरानी फसल थी वो डिकम्पोज हुई है या नहीं हुई है। इसमें खाली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो एक रेशियो पे काम करते हैं, है ना। तो अगर आप एस्टिमेट कर लेंगे प्लांट को
प्लांट न्यूट्रिएंट को आप एस्टिमेट कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितना कितना इसने मतलब मृदा के थ्रू आपको पोषक तत्व आपके पौधे को मिले थे। एनपीके को क्यों छोड़ दिया जाए? क्योंकि ये क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं या फिर मेजर पोषक तत्व होते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, है ना। और इनमें इनके अंदर टेंडेंसी होती है लॉस होने की। जैसे नाइट्रोजन है गैसेस फॉर्म में बहुत बार बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है या फिर निश्चलन हो जाता है, लीचिंग हो जाती है। फॉस्फोरस और पोटेशियम की वो होती है कि ये फिक्स्ड होने के चांस हो जाते हैं, लाइबल हो जाते हैं, है ना। तो ये कंडीशन फंसती है, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, इनको एक्सेप्शन में रखते हैं। बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सब में ऐसा होता है, मतलब सभी में देखिए लॉस होने के चांसेस सभी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट है जो लॉस नहीं होगा, सारे होते हैं। लेकिन ये क्या रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, इनको हमें अलग से देना पड़ता है। देन बात आएगी कंप्यूटेशन ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रेट्स। तो उर्वरक पोषक दरों की गणना, जब हम इनकी कैसे उर्वरक पोषक दरों की गणना कैसे करेंगे, तो हम करेंगे कि जो आपकी ऊपर की 3 स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताई हैं उनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम रिकवरी इफ़िशियंसी को देखेंगे। तो रिकवरी इफ़िशियंसी क्या हो जाती है कि कितना केजी फर्टिलाइज़र जो आपने डाला था उससे न्यूट्रिएंट लिया गया है पौधे के द्वारा, और बटे में क्या हो जाएगा कि आपने कितना न्यूट्रिएंट अप्लाई किया। मतलब जैसे आपने मान लीजिए नाइट्रोजन 10 केजी किसी भी फॉर्म में, कोई से भी फर्टिलाइज़र के रूप में, यूरिया के रूप में या फिर हो सकता है डीएपी के रूप में आपने दिया है, 10 केजी आपने दिया है नाइट्रोजन, ठीक। और पौधे ने कितना लिया है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पौधे ने जितना लिया है तो वो कितना केजी आपने दिया था और कितना केजी ले लिया है, तो वो उसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी, रिकवरी इफ़िशियंसी हो जाएगी कि मतलब हाँ हमने इतना दिया था और इतना हमारा वापस आ गया है, बचा हुआ कहाँ है, ठीक। तो वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ बात आती है तो इनका एक रेशियो होता है कि जो आपका रिकवरी इफ़िशियंसी है वो लगभग नाइट्रोजन की 40 से 60% रहती है, फॉस्फोरस की 20 से 30% रहती है और पोटेशियम की 40 से 50% रहती है। जब हम नॉर्मल अगर राइस की बात करें, अलग अलग क्रॉप में ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ना। और ये किस कंडीशन की बात होती है कि जब जो आप पोषक तत्व दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए पानी के अंदर, ठीक। देन आता है आपका डायनेमिक एडजस्टमेंट ऑफ नाइट्रोजन रेट्स। तो नाइट्रोजन दरों का गतिशील समायोजन। तो मतलब एडजस्टमेंट कैसा होगा, डायनेमिक। अब डायनेमिक मतलब भी क्या हो जाता है, प्रोग्रेस में, कंटिन्यू, ठीक है। और वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता, रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करता जाता है। तो उसमें वही बात आ गई आपकी कि जब आप किस बेसिस पे इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को एडजस्ट करें कि कब कितना देना है और कैसे देना है। तो स्पेशली फॉर नाइट्रोजन की जब बात करेंगे तो उसके लिए ये जो मैंने जैसा आपको बताया था कि स्पेड करके एक मशीन आती है जो क्लोरोफिल मीटर जिसे और बोलते हैं, कि वो क्या करती है, क्लोरोफिल को देखती है कि उसके अंदर जो आपका पौधा है उसकी पत्ती में क्लोरोफिल कितना है। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंड करेगी कि इतना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है वो है। और या फिर आप लीफ कलर चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रोजन के लिए। देन बात आ जाती है कि और मतलब इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी इसका एडवांटेज लिया जा रहा है। इस मशीन का या फिर इस कलर चार्ट का उपयोग किया जाता है, या राइस के लिए भी, वीट के लिए भी, है ना। और इससे क्या हो जाता है कि आपको नाइट्रोजन की यूज़ इफ़िशियंसी पता चल जाती है कि भाई नाइट्रोजन कितना उपयोग हो रहा है। जब नाइट्रोजन यूज़ इफ़िशियंसी पता चल जाएगी तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो इकोनॉमिकल रिटर्न होता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप फालतू का फर्टिलाइज़र या उर्वरक नहीं डालेंगे तो उससे आपके पैसे बचेंगे, ठीक। और एक और चीज़ इससे पता चलती है कि आप जो डोज देते हैं नाइट्रोजन का, वो आप इकट्ठा ना दे के 2 या 3 स्प्लिट फॉर्म में दें। मान लीजिए आपकी क्रॉप है, उसको
अब देखिए क्रॉप है वो ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ करेगी तो सीधी सी बात है एक ही कंडीशन में वो सारा का सारा नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटेशियम नहीं ले लेती है। जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाता है उसी प्रकार वो धीरे धीरे अपने हिसाब से वो उस चीज़ को अगर आपका नाइट्रोजन फास्फोरस अवेलेबल है वो प्लांट क्या करता रहेगा, उससे कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमेशा कि हम एक बार में सारे उर्वरक हम अपने खेत को ना दें, बल्कि 2 या 3 हिस्सों में तोड़ कर दें। देन आता है आपकी दूसरी प्रोसेस, सॉइल कम प्लांट एनालिसिस बेस्ड। तो सॉइल कम प्लांट एनालिसिस बेस्ड मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर आपको इस केस में क्या है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल, प्लांट न्यूट्रिएंट डिमांड फॉर अ हायर टारगेटेड यील्ड नॉट लेस देन 80% ऑफ वाई मैक्सिमम, एंड जो आपकी रिकवरी इफिशियंसी है ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिएंट्स आर कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग फर्टिलाइजर यूज शेड्यूल्स टू अचीव मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड ऑफ अ क्रॉप वेराइटी। मतलब क्या है यहाँ पे कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी एफिशिएंसी हमको पता चल जाए तो उसके बेसिस पे हम शेड्यूल से फर्टिलाइज़र उसमें दे सकते हैं कि मतलब हमने रिकवरी एफिशिएंसी हमको पता चल गई कि इतनी रिकवरी एफिशिएंसी है, तो क्या हुआ कि सॉइल से कितना, सॉइल जो पहले से है उसके अंदर जो पोषक तत्व है उसका कितना इस्तेमाल किया है पौधे ने, अब उसको कितना और चाहिए हम उतना सिर्फ दे दें, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। भाई सीधी सी बात है कि जितना हमें पता चल जाए कि भाई किसी ने 10 रोटी खा, मतलब उसको 10 रोटी की भूख है, उसने 8 रोटियां खा ली हैं, तो आप अपनी तरफ से 2 रोटी दें, है ना। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसके सामने जाके रख देंगे और वो 2 रोटी खाने के बाद उसका वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से ही सेम क्या होता है, पोषक तत्वों का भी होता है प्लांट के लिए। देन दूसरी चीज़ आ जाएगी आपकी टोटल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर अ टारगेटेड यील्ड एंड रिकवरी इफिशियंसी आर एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सिमिलर क्रॉप ग्रोइंग इन्वायरमेंट्स। तो टोटल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे हम टारगेटेड यील्ड के लिए कर सकते हैं कि कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, किसी अगर हमको इतनी यील्ड चाहिए तो हम उसको कितना न्यूट्रिएंट देंगे, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो उसकी रिकवरी इफिशियंसी पे कि आपकी जो क्रॉप है, आपने जो लगाई है क्रॉप, उसका न्यूट्रिएंट उसकी रिकवरी इफिशियंसी कितनी है, मतलब कितना उसने रिकवर करा है। उसके बाद फिर आप उस बेसिस पे आप और आपके पास जो डॉक्यूमेंटेड डाटा होता है कि कहीं ट्रायल्स लगते हैं, उन ट्रायल से आपको पता चलता है कि स्पेसिफिक वैरायटी को इतना न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है, उसमें से इतना इसको मिल चुका है, तो उसी के बेसिस पे आप जो बचा हुआ होंगे वो आप प्लांट को दे देंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको सेम क्रॉप के लिए, सेम वैरायटी के लिए लोकेशन अलग अलग होने से न्यूट्रिएंट का अलग अलग अमाउंट देना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम है वो फिक्स्ड होता है, अब पोटेशियम जहाँ फिक्स्ड हो जाता है, जल्दी से फिक्स्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, या तो आप वहाँ पे कैल्शियम का रिकमेंडेशन कर दें, पहले कैल्शियम डाल दें तो वो पोटेशियम को रिप्लेस नहीं होने देगा, या फिर पोटेशियम डाल रहे हैं और वो अगर फिक्स्ड हो रहा है तो एक्स्ट्रा पोटेशियम हमको वहाँ देना पड़ेगा। फिर आ जाती है वही मतलब एक दूसरी चीज़ मैंने जैसे बता ही दिया है कि सॉइल में कितना रिजर्व है, तो उसके बेसिस पे हम रिकमेंड करेंगे। देन फिर क्या चीज़ आ जाती है कि हम सॉइल टेस्टिंग करा लें, सॉइल टेस्ट करा लेंगे तो हमें सारे पोषक तत्वों के बारे में हमें पता चल जाएगा कि उस मृदा के अंदर कितने पोषक तत्व हैं, और उन पोषक तत्वों के बेसिस पे हमारी क्रॉप कितनी जो हम क्रॉप ले रहे हैं उसकी यील्ड कितनी आएगी, और हम उसको और न्यूट्रिएंट देके कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक, देन बात आ जाती है आपकी कुछ स्टडीज़, अभी जो रिसेंट स्टडी है उनमें पता चला है कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है तो उनमें जो रिकमेंडेशन दिया जाता है, जो फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन दिया जाता है, वो किस दृष्टिकोण से दिया जाता है कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, और क्या हो जाए कि जो जो आपका न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र हैं, NPK हैं, वो क्या इसके बेसिस पे सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी के बेसिस पे मिले। मतलब क्या हो, यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपने
पहले से आपने सॉइल मृदा का परीक्षण करवा लिया। मृदा का परीक्षण करवाने के बाद आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ पे इतना इतना न्यूट्रिएंट है, उसके हिसाब से आपने जो क्रॉप लगाई है तो उसको किस शेड्यूल में कब कब हम कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट दें, तो ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करके हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरी मेन चीज़ आपको ध्यान में रख के ये भी चलना है कि आप अपनी मृदा को क्या कर सकते हैं, हेल्दी बनाए रख सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी लंबे समय तक सिमिलर बनाए रख सकते हैं। फिर आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि ये एक अब नई प्रणाली है, सीधी सी बात है। आप एरा बढ़ रहा है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब न्यूट्रिएंट अगर हम कर रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वो यहाँ पर आपको सीधा सा दर्शाया गया है कि न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट क्या होता है। एक ये इजी टू यूज़ होता है, ठीक है, और इंटरेक्टिव होता है, कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट टूल होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए, आपने फर्टिलाइज़र के साथ कोई मार्कर ऐड कर दिया। वो मार्कर क्या करेगा कि जैसे ही वो ज़मीन के अंदर जाएगा, घुलेगा, सिमिलर जो प्रोसेस होती है वो सारे स्पाई का काम करता है। किसका काम करेगा? स्पाई का काम करेगा या खबरी का काम करेगा। उसके साथ आपके घुल के जाएगा, जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं पोषक तत्व के साथ घुल के ये ज़मीन के अंदर जाता है, और जितने भी जो काम पोषक तत्व करता है वो सारे के सारे कार्य को ये डिटेक्ट करता है। उसके बेसिस पे ये आपके कंप्यूटरीकृत डाटा आपको प्रोवाइड करवा देता है। और ये स्पेशली कहाँ मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, केवीकेज़ हैं, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल पहले किया जाता है एज ए ट्रायल। उस ट्रायल के उस डाटा के बेसिस पे सीजन भी लगाया जाता है, उस लोकेशन की, वहाँ की लोकेशन कैसी है, तो वो सारा का सारा डाटा क्या कर लिया जाता है, मैप्ड कर लिया जाता है पहले से। उस डाटा को वो क्या कर लेते हैं, अलग अलग जगह पे ये ट्रायल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वेराइटीज़ के साथ लगाया जाता है, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन को हम किस बेसिस पे न्यूट्रिएंट रिकमेंड करेंगे इन फ्यूचर विदाउट यूज़ ऑफ लेबोरेटरी। आपको सॉइल टेस्टिंग नहीं करनी है, बिना सॉइल टेस्टिंग करके भी इसका इस्तेमाल करके हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है कि आपका ये जो सब एनी है न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट, तो ये क्या करता है, डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर दैट यूज द प्रिंसिपल ऑफ SSNM and enables farm advisor to develop fertilizer recommendation tailored to a specified field or growing environment। मतलब सिमिलर सी सेम सी बात है कि ये जो डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम में ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, और जो भी ये चीज़ एनालाइज करेगा वो सारा डाटा किसको दे देगा, वो सारा का सारा डाटा कंप्यूटर को दे देगा, उसमें सेव कर दिया जाएगा, और वो डाटा फर्दर काम आता रहेगा, हमेशा के लिए काम आता रहेगा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होते हैं तो वो उन कंडीशनों के लिए हमेशा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक। वहाँ और इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं तो उनकी राय भी रखी जाती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है, लोकल कंडीशन कैसी है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे वहाँ की रेनफॉल कैसी है ना, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को ध्यान में रखता है। मतलब क्या है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम कितना न्यूट्रिएंट किस क्रॉप को कितना दें, ठीक। ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर बतानी रहती हैं और हम बताते हैं। फिर जब ये सारा डाटा आपके पास, मान लीजिए आपने एक ट्रायल लगाया, उससे आपको पता चल गया कि यहाँ गर्म जगह है, हॉट वेदर रहता है, हमेशा कम पानी मिलता है, और ये किसी पर्टिकुलर एरिया की आपने पूरी कंडीशंस को, पूरा डाटा को सेव कर लिया। सिमिलरली किसी जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, पानी भरा रहता है और रेनफॉल होती रहती है, वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है सेम क्रॉप के लिए, तो वहाँ का डाटा, बहुत सारे अलग अलग जगहों का जब
एक ही क्रॉप पे अलग अलग डाटा देख लेते हैं, उन डाटा के हिसाब से ये डाटा सेव हो जाते हैं। फिर इसी के बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर से अपने आप ही, अगर आपने किसी स्पेसिफिक नए एरिया का उस क्रॉप के लिए डाटा डाला तो ये सारा का सारा क्या कर देंगे, कंप्यूटर के मदद से प्रॉक्सी इन्फॉर्मेशन लेगा। प्रॉक्सी इन्फॉर्मेशन लेके क्या कर देगा कि हाँ भाई एक नई पूरी सिचुएशन बना देगा। अब जब वो पूरी नई सिचुएशन बना देगा तो उस नई सिचुएशन में क्रॉप रख दी जाएगी एक तरफ, और वही क्या करेगा, उस क्रॉप के बेसिस पे पूरा रिकमेंड कर देगा आपको कि भाई इतना आपको न्यूट्रेंट यूज़ करना है, यहाँ पर करना है, इतनी मात्रा में करना है, बिना किसी प्लांट की एनालिसिस के, बिना किसी आपके सॉइल की एनालिसिस के। ये नया तरीका है। वैसे तो मेनली दो ही हैं कि सॉइल कम एनालिसिस, सॉइल प्लांट कम एनालिसिस, या फिर स्लोली प्लांट एनालिसिस। पहले दो तरीके थे, अब ये नया तरीका बढ़ गया है। और ये अधिकतर अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी का टाइम आएगा तो इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। ये आप मॉडर्न एग्रोनॉमी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर का तो पार्ट है ही। स्पेशली प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड नैनो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि हम जहाँ तक हो सके चीज़ों को प्रिसाइज करें, छोटा करें, और समय को बचाएं, पैसे को बचाएं, और चीज़ों का दुरुपयोग होने से बचाएं, है ना। फिर डिसीजन रूल्स टू एस्टिमेट साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पैरामीटर। तो भाई सीधी सी बात है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के रूल्स, और वो भी किस में कैसे रूल्स को कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, कैसे रूल बनाए गए हैं इसके लिए। तो ये रूल बनाए गए हैं किसके बेसिस पे कि आपका यील्ड का रिस्पॉन्स कितना आता है, आपको यील्ड कितनी चाहिए, और पर्टिकुलर साइट के लिए हम कितना न्यूट्रिएंट रिकमेंड करें। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि खाली आप न्यूट्रिएंट यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोइंग एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशिएंसी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ इसको। क्या कि जो न्यूट्रिएंट यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट है वो क्या करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करता है। अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोइंग इन्वायरमेंट, उस ग्रोइंग इन्वायरमेंट में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब कि पानी कितना अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन या सिंचाई के लिए। या तो वो कंडीशन फुल्ली रेन्ड है कि मतलब वहाँ पानी सफिशिएंट मात्रा में है, या रेनफेड कंडीशन है, थोड़ी सी शुष्क कंडीशन है, या फिर सप्लीमेंटल इरिगेशन मिलता है वहाँ पे, है ना। तो पानी कितना अवेलेबल है। दूसरी बात है कि वहाँ पे फ्लडिंग तो नहीं आती है, अगर फ्लडिंग आती है, या फिर सूखा तो नहीं पड़ता है। तीसरी कंडीशन हो जाती है कि वो फर्टिलिटी इंडिकेटर का। अब सॉइल फर्टिलिटी इंडिकेटर्स किस पे काम करता है कि वहाँ सॉइल फर्टिलिटी इंडिकेटर में उसकी जो फिजिकल कंडीशंस होगी मृदा की वो आ जाती है, जैसे कि सॉइल टेक्सचर, सॉइल का कलर, है ना, सॉइल की मतलब सॉइल की बनावट क्या है, सॉइल का कलर क्या है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कितना है, और सॉइल टेस्ट जब किया गया तो उसमें फॉस्फोरस या पोटेशियम की अवेलेबिलिटी कितनी है, या फिर अदर न्यूट्रिएंट की भी, खाली पोटेशियम और फॉस्फोरस की बात नहीं करेंगे हम। और फिर हिस्टोरिकल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब अगर वहाँ पे पहले खेती होती थी तो वहाँ पे क्या ऑर्गेनिकली होती थी, और अगर ऑर्गेनिक खेती होती थी तो वो उसका इफ़ेक्ट कितना है, या और वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम सॉइल है तो वो कौन सी है, क्या है। इसके अलावा क्रॉप का सीक्वेंस, है ना, कौन सी क्रॉप कब लगाई जाती है और किसके बाद कौन सी क्रॉप लगाई गई, वहाँ का पैटर्न क्रॉप का, ठीक। देन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, कि वहाँ पे जो क्रॉप का रेजिड्यू होता था उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता था, उसको पशुओं को खिलाया जाता था या फिर उसको जला दिया जाता है, क्या किया जाता है ना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे क्रॉप की इन्फॉर्मेशन, ये किससे मिलती है, फार्मर्स से मिलती है उनके। और जबकि आपकी जो फॉस्फोरस, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट, इनकी अवेलेबिलिटी किससे, हम सॉइल की टेस्ट से पता कर लेते हैं, ठीक। कलर, टेक्सचर, ये भी आपको सॉइल से जो सॉइल साइंटिस्ट होगा वही हेल्प करेगा। या देन क्रॉप सीक्वेंस तो आपको फार्मर ही बता सकता है। एंड फार्मर की करंट यील्ड कितनी है, कि मतलब अभी
जब वो नॉर्मल खेती कर रहा है तो वो कितनी यील्ड ले रहा है उस ज़मीन से। तो यही जो मेन पॉइंट्स हैं यही मैं आपको बता रहा था। ये मुख्य हैं किसके लिए, न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट के लिए। न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट के लिए मुख्य है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट को सबसे ज़्यादा मदद करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने में और उसको सक्सेसफुल चलाने में, सक्सेसफुल अप्लाई कराने में। देन आता है आपका डाटा फॉर स्पेसिफिक क्रॉप एंड स्पेसिफिक जियोग्राफी रीजन्स आर रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग द डिसीजन रूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट। तो जो न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट है जो सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या करता है, किसी स्पेसिफिक क्रॉप का पूरा डाटा चाहिए। भाई देखो, एक सीजन में जब शुरू से एक क्रॉप लगाई है तो उसके पहले दिन से उसके लास्ट दिन का पूरा डाटा इसको मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ की भौतिक जो कंडीशन है, भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कैसा है, उसकी भी पूरा डाटा चाहिए इसको। तब ये रूल्स को क्या करता है, डेवलप करता है। देन आता है आपका डाटा, हाँ, फिर क्या हो जाना चाहिए कि जो डाटा मस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्स कंडीशन इन द ग्रोइंग इन्वायरमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरिएशन इन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्रॉप कल्टीवर्स एंड ग्रोथ ड्यूरेशन, सॉइल एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स। तो मतलब क्या है कि जो डाटा सेट होता है, अब भाई देखिए वो कैसे काम करेगा, तो ये काम तभी करेगा ना कि वहाँ के बारे में, अब ये एक ही जगह की नहीं, ये हर जगह की, अलग अलग स्टेट की, मान लीजिए अलग अलग फार्म्स की, एक ही लोकेशन से 4-5 जगह, ठीक। मान लीजिए एक क्षेत्र दे दिया आपको, कानपुर दे दिया, अब कानपुर ज़िले के अंदर के सारे एरिया देखें, सिमिलर एरियाज में कैसा इफेक्ट है, अदर में कैसा है, फिर स्टेट की बेसिस पे बात आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देन स्टेट के बेसिस पे फिर कंट्रीज़ की बात आ जाती है। तो ये डाटा उतना, जितना इसके पास डाटा मैक्सिमम होगा उतनी इसकी एक्यूरेसी होगी न्यूट्रिएंट को रिकमेंड करने में, ठीक है। देन करंट वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट है, तो ये सीधी सी बात है, NEHM में न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट हाइब्रिड मेज में यूज़ किया गया 2009 में साउथ ईस्ट में। देन उसी के बाद सिमिलरली ऐसा ही ये 2011 में भी यूज़ किया गया है। इसको साउथ एशिया, चाइना, केन्या एंड जिम्बाब्वे में यूज़ किया गया है इस मॉडल को। देन 2011 में भी यूज़ किया गया, 2013 में भी यूज़ किया गया, ठीक। तो यही है, इतना, ये वाला हिस्सा तो आपको काम ज़्यादा वैसा नहीं है, बस यहाँ तक आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये सारा पढ़ना था। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया और कुछ और अधिक आप ऐड करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दें। धन्यवाद।